बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कॉन्टेक्स्ट में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है इनके बारे में कुछ बेसिक आइडियाज़ ये कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बेसिकली मोशन पर बहुत से साइंसदानों का, बहुत से फिलोसोफर्स के आइडियाज़ थे जिनको न्यूटन ने कंपाइल किया और फिर उसने 3 मेजर लॉज दिए जो मोशन को हर तरह से डिस्क्राइब करने में मददगार। न्यूटन का पहला लॉ, ये जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया क्या चीज़ है इसको मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये बेसिकली हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स प्रोवाइड करता है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि न्यूटन लॉ में आपने पढ़ रखा है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest. An object in motion will continue to move unless or until it is acted upon by some unbalanced external force. यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें ये एक्सप्लेन करता है कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है, अगर आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करना चाहते हैं तो यू नीड अ फोर्स, और अगर एक ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन है और आप उसके मोशन को रोकना या तेज करना चाहते हैं तो अगेन यू नीड अ फोर्स। अब मोशन रिक्वायरमेंट के लिए या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए बॉडी की एक्सेलरेशन का जीरो होना बहुत जरूरी। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कि आइदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और आइदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब F इज इक्वल टू जीरो और A इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों केसेस जो हैं वो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। फिर लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हुए ये भी बात याद रखनी है कि एक तज़किरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी होता है। यहाँ पे FOR से साथ याद रखिएगा, आई एम स्पीकिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के न्यूटन लॉज की वैलिडिटी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चेक करना बहुत जरूरी। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में आप देखें कि एक बॉल है, इस बॉल को अगर देखा जाए तो ये रेस्ट कंडीशन में थी और इस किक की मदद से इस पर फोर्स अप्लाई हुई और फोर्स ने इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया। सेम इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है कि एक बॉल जो मूव करती हुई आ रही है, इस बॉल को रोकने के लिए इस बच्चे को फिर एक फोर्स की जरूरत है। सो फर्स्ट लॉ बेसिकली डिस्कस करता है इनर्शिया को। इनर्शिया वो टेंडेंसी है बॉडी की जो अपने अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करती। आप किसी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया, अगर आप चीज को रोक नहीं पा रहे तो बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, या मैं यहां पर सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करूं, FOR फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसकी दो बेसिक टाइप्स होती है। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी एक्सेलरेशन जीरो हो और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट पर हो या उसका मोशन यूनिफॉर्म हो, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, और ऐसा फ्रेम जिसमें स्पीड मुसलसल इंक्रीज या डिक्रीज करे, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब लॉज ऑफ मोशन कहाँ वैलिड है? लॉज ऑफ मोशन वैलिड है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनवैलिड है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सो लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए बेसिक फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं यहां पर थोड़ा आसान लफ्जों में बयान करूं तो देखें, आप जहां बैठे हुए हैं, जहां से आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जहां बैठे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं वहां पर आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं।
आपकी सराउंडिंग भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। रेस्ट कंडीशन के साथ एक्सेलरेशन 0 कंसीडर होती। सो जहां बैठे आप ये लेक्चर देख रहे या सुन रहे, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप पर एक बस में बैठकर यही लेक्चर सुनेंगे या यही लेक्चर ऑब्जर्व करेंगे, तो बस की स्पीड मुसलसल इंक्रीज डिक्रीज, एक्सेलरेशन इंक्रीज और डिक्रीज के मराहल से गुजरेगी। आप एक जगह सुकून से नहीं बैठ पाएंगे। कभी बस आपको लेफ्ट कभी राइट धकेल रही, कभी ब्रेक सप्लाई हो रही है तो आप फॉरवर्ड गिर रहे हैं, या ब्रेक सप्लाई हो रही है तो फॉरवर्ड गिरने के साथ साथ अगर रेस दी जा रही है बहुत स्पीडीली तो आप पीछे की तरफ जो है वो पुश होंगे। सो उस सिचुएशन को देखें कि वो बस आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप कोई काम सुकून से नहीं कर पा रहे। सो बेटर ऑप्शन इज दिस कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करें जो आपको आज़ादाना तरीके से काम करने की या मूव करने की सहूलत जो है वो मुहैया करे। सो वैलिड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जो हमें इजीली रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहने की कंडीशन प्रोवाइड करता है। अब अर्थ के बारे में यूं तो कहा जाता है कि ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन कुछ बातें मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि लेट्स से इट्स सन एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। जमीन का ऑर्बिट ना तो पूरी तरह सर्कुलर है और ना ही ऑर्बिट ऐसा है कि सूरज इसके सेंटर में हो। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां जमीन सूरज से बहुत दूर गुजरती है और कुछ पॉइंट जहां जमीन सूरज के बहुत करीब से गुजरती। जब जमीन सूरज के बहुत दूर से गुजरती है तो जमीन की स्पीड बहुत स्लो होती। कर्वेचर के बहुत बड़े होने की वजह से जमीन की स्पीड स्लो है, और जब जमीन सूरज के बहुत करीब से गुजरती है तो जमीन की स्पीड बहुत तेज या बहुत फास्ट होती। अब कहने को जमीन का स्लो होना या तेज होना, एक्सेलरेट होना है। एक्सेलरेट होने का मतलब है कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस इतनी माइनर हैं, इतनी नॉन फीलेबल चेंजेस हैं कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अर्थ अगरचे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मगर इसे कंसीडर इनर्शियल ही किया जाता है। सो जमीन पर बैठकर, जमीन पर रहते हुए आप लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करते, देखते, सुनते हैं जिन भी चीजों को, वो आप एक इनर्शियल फ्रेम की तरह एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जमीन का स्लो होना या तेज होना या आपके डेली लाइफ को इतना इफेक्ट नहीं करता। तो याद रखना है कि अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल बट अर्थ इज कंसीडर्ड एज एन इनर्शियल फॉर ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद हम इनर्शिया को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it continue in its existing state of rest or uniform motion। इनर्शिया यूं समझ लें कि मैटर की एक जिद का नाम है। मैटर की ऐसी जिद कि जिसमें मैटर अगर रेस्ट पर है तो मैटर डज नॉट वांट टू मूव, मैटर अगर मोशन में है तो मैटर डज नॉट वांट टू स्टॉप, मैटर की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैटर डज नॉट वांट टू या मैटर डू नॉट वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। यही तीन चीजें मैं एग्जांपल्स के साथ कोट करता हुआ आगे चलूंगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। मैटर की वो जिद जिसमें मैटर अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करना चाहता। फिर यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि फोर्सेस जो होती हैं वो बॉडीज के दरमियान आप उनको जितना ज्यादा टाइम देंगे दो बॉडीज को इंटरेक्शन का, फोर्सेस उतनी ज्यादा ट्रांसमिट होंगी दो ऑब्जेक्ट्स में। और अगर आप बहुत स्पीडीली कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो फोर्सेस को ट्रांसमिट होने का टाइम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अक्सर आप एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में कि एक ग्लास के ऊपर एक पेपर रख के हम उसके ऊपर एक कॉइन प्लेस करते हैं। अब अगर हम इस कॉइन को बहुत स्लोली या इस पेपर को बहुत स्लोली पुश करेंगे तो स्लो मूवमेंट की वजह से जो फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ एटम्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस कॉइन को भी ट्रांसमिट होगी और पेपर के साथ साथ ये कॉइन भी खिंचता चला आएगा। लेकिन अगर आप इस पेपर को बहुत स्पीडीली इसके नीचे से खींच देंगे तो फिर कॉइन अपनी जगह पर रहेगा, यानी उसको फोर्स ट्रांसमिट नहीं होगी, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगा एंड इट विल फॉल बैक टू द ग्लास। यही एक्सपेरिमेंट इंटरनेट पर वीडियोस में कुछ यूं भी पढ़ा है कि लोग अंडों
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद यानी एग्स के साथ यही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक कार्डबोर्ड पे एग्स रखकर बड़ी स्पीडली कार्डबोर्ड को निकालते हैं एंड एग्स फॉल डाउन इन द वाटर बकेट। इवन आप यहाँ तक भी ऐसे वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं या खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि खाने की मेज पर एक रेशम का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर कुछ बर्तन रख दिए जाएं और उस कपड़े को अगर तो आप स्लोली खींचेंगे तो बर्तन गिरने का खदशा है, लेकिन अगर आप बहुत तेजी से उस कपड़े को खींचेंगे तो फिर सिर्फ वो कपड़ा ही नीचे से निकलेगा, बर्तन अपनी जगह पर स्टेट ऑफ रेस्ट में एग्जिस्ट करेंगे। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, कि कोई चीज खुद से अपने आप को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मूवमेंट में नहीं ला सकती। अब एग्जांपल है कि लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट अप अ लॉन रोलर इनटू मोशन। घास काटने वाली मशीन को मोशन में लाने के लिए एक अच्छी खासी फोर्स रिक्वायर है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बैकवर्ड फॉल्स ऑफ अ स्टैंडिंग पर्सन इन अ बस। आप बस में खड़े, बस अचानक से स्पीड अप होती है तो आप बैकवर्ड फॉल करते हैं। ये बैकवर्ड फॉल करने की रीजन अचानक लगने वाली फोर्स है जो आपके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करती। द फॉलिंग लीव्स ऑफ फ्रूट फ्रॉम ट्री। अगर आप किसी दरख्त को या खजा में देखें और उस दरख्त के साथ जो पत्ते लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और वो सूख के गिरने वाले हैं, तो अगर आप उस दरख्त को थोड़ा सा भी शेक कर देंगे तो पत्ते टूट के गिरना शुरू हो जाएंगे। उसकी रीजन कि पत्तों का और टहनियों का जो आपस में लिंक है वो बहुत वीक हो चुका है, और वीक होने के साथ साथ वो फिलहाल तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन अगर आप जरा सी फोर्स लगाएंगे तो उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह फॉल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इनसाइड अ वुलन ब्लैंकेट। अक्सर आप देखें कि एक कारपेट को या ब्लैंकेट को अगर आप किसी स्टिक के साथ जोर से हिट करते हैं तो उसे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। एक्चुअल क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स उस कारपेट के ऊपर सस्पेंडेड है, उससे जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप जोर से स्टिक मारते हैं, कारपेट बैकवर्ड मूव करता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखते हैं। हमें यूं लगता है कि डस्ट पार्टिकल्स हैं ऊपर की तरफ उछले हैं, असल में जो कारपेट है वो डिस्प्लेस होकर पीछे जाता है और जो डस्ट पार्टिकल है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह ब्रोकन ग्लास इनटू नंबर ऑफ पीसेस व्हेन स्टोन हिट्स अ विंडो।
जैसे ही पत्थर किसी खिड़की को हिट करता है, शीशे की विंडो को, तो उसके जो पीसीज हैं वो स्कैटर होते हैं। वहां पर भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जांपल है कि ग्लास पीस में जैसे ही आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो जाती। इसी तरह नेक्स्ट इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को खुद से नहीं चेंज कर सकती, इसको चेंज करने के लिए भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर मैं एक छोटा सा तजर्बा आपको करके दिखाता हूं। वो ये कि ये एक बोर्ड मार्कर मेरे हाथ में मौजूद है। अब अगर मैं इसको हाथ पे रख कर बड़ी तेजी से आगे की तरफ मूव करूं और मूव करने के बाद मैं अचानक अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ से रोक दूं, तो क्या ये बोर्ड मार्कर आपके ख्याल में साथ ही रुक जाएगा या ये मोशन को कंटिन्यू करे? इस एक एग्जांपल से आपको इनर्शिया ऑफ मोशन की हर कैटेगरी में बहुत आसानी होगी समझने में। यानी फिर क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं मैं, हाथ पे एक बोर्ड मार्कर को रख के मैं उसे बड़ी स्पीडीली मूव करवाऊंगा और स्पीडीली मूव करवाने के बाद मैं सडनली अपने हाथ को एक पार्ट से रोक दूंगा। और हाथ को एक पार्ट से रोकने पर आप देखेंगे कि ये बोर्ड मार्कर नहीं रुकेगा, ये अपना मोशन कुछ हद तक कंटिन्यू करेगा। जस्ट सी द व्यू हियर कि मैंने अपने हाथ पर रख के इसको मूव करवाया और अपने हाथ को अचानक रोका, मेरा हाथ वहीं रुक गया है मगर ये बोर्ड मार्कर अपना मोशन कंटिन्यू कर रहा है। अब ये बाद में डिसकंटिन्यू क्यों हुआ? दैट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो देखें कि जब किसी गाड़ी में, लेट्स से ये कोई व्हीकल है, लेट्स से इसके बिल्कुल लास्ट सीट पे कोई पर्सन सिटिंग है और इसको हमने किसी चीज से पुश करके स्पीड दे दी और अचानक ये किसी चीज में जाके स्ट्राइक करेगा, तो इस कैरी का या इस व्हीकल की जो स्पीड है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट, जो पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी स्पीड सडनली जीरो नहीं होगी। उसके पास चूंकि स्पेस है अभी मूवमेंट के लिए, सो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इट विल कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द व्हीकल। यही चीज एक्सीडेंट्स में नुकसान पहुंचाती है कि गाड़ी जो मूव कर रही है उसमें बैठा ड्राइवर या पैसेंजर उतनी ही रफ्तार से मूव कर रहे हैं जिससे गाड़ी, अगर गाड़ी सडनली कहीं पर टकराती है, हिट करके उसकी स्पीड जीरो हो जाती है, तो उसके अंदर मौजूद शख्स की स्पीड फौरन जीरो नहीं होती, वो अपना मोशन कंटिन्यू करेगा। अब कंटिन्यू करने के बाद चूंकि आगे भी गाड़ी की बॉडी ही एग्जिस्ट कर रही है, सो सडनली उसका सर टकराएगा स्टीयरिंग के साथ। इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल कि लॉन्ग जंपर जो होता है वो इतनी दूर से भाग के आता है, भाग के क्यों आ रहा है? वो इनर्शिया ऑफ मोशन अटेन करता है। फिर सडनली वो एक पांव पे, एक जगह पे पांव रख के अपने आप को उछालता है। अब उछालने पे आप ये इमेजिन करेंगे वो सीधा ऊपर क्यों नहीं जा रहा, वो पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करता है। उसकी रीजन कि बहुत दूर से भागकर आते हुए उसने अटेन किया है मोशन। अब वो सडनली जंप करेगा तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन उसको कंटिन्यू करवाएगा उसी मोशन को। इसी तरह थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है कि हम अक्सर गाड़ी में मूव करते हुए, देखें ये एक व्हीकल है, इसके अंदर ये एक पैसेंजर है। अगर तो ये जा रहा है स्ट्रेट लाइन में तो व्हीकल और पैसेंजर दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम है, दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन या इनर्शिया ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो कि कोई टर्न आए और गाड़ी को टर्न लेना पड़े, तो गाड़ी जो है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, लेकिन ये पैसेंजर अभी तक अपने मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है। इसीलिए जब भी आप किसी गाड़ी में बैठकर सफर करें और गाड़ी अचानक मुड़ेगी तो आप स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको यूं लगता है कि गाड़ी अगर लेफ्ट को जा रही है तो आप राइट पे, या गाड़ी राइट पे जा रही है तो आप लेफ्ट पे जा रहे हैं। एक्चुअल में आप लेफ्ट को नहीं जा रहे, आप अपना वही स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेकिन गाड़ी टर्न लेकर जैसे ही फिर स्मूथली स्ट्रेट लाइन पे आती है, आप उसमें रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि it does not let you to change your state of rest itself.
इनर्शिया ऑफ मोशन के कोई मूविंग बॉडी अपने आप को खुद से स्टॉप नहीं कर सकती या स्पीड अप नहीं कर सकती। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की कोई बॉडी खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज या चेंज होती हुई डायरेक्शन को स्ट्रेट नहीं कर सकती। तो दैट इज अ लिंक अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बाद आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन और सिंपली एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखने को ये बहुत सिंपल लॉ, लेकिन इसमें भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब देखें, सेम फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे एक स्टोन पर और एक कार पर, तो क्या चीज इसमें डिफरेंस क्रिएट कर रही है? मास। जिसका मास कम है उसमें लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिसका मास ज्यादा है उसमें स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसके बाद फोर्स का कॉन्सेप्ट, जब फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स से इस बॉक्स पर एक तरफ से 10 न्यूटन और एक तरफ से 5 न्यूटन फोर्स लग रही। अब अपेरेंटली देखा जाए तो F इज इक्वल टू एम ए को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या कर बैठेंगे, आप 10 + 5 यानी टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन करेंगे। लेकिन याद रखें कि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के मोशन को अपोज करने वाली फोर्सेस हैं। सो आप कभी भी इसे टोटल फोर्स के कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व नहीं करेंगे। दिस सेकंड लॉ इज नॉट अबाउट टोटल फोर्स, इट इज अबाउट नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब F1 माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू ma। अब ये इक्वेशंस आपकी बुक में बहुत सी जगहों पे एग्जिस्ट कर रही, जैसे FD माइनस mg इज इक्वल टू 6 पाई या इज इक्वल टू ma। यहां पर इसको फिर से मैं क्लियरली लिख देता हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी के केस में आप FD माइनस mg इज इक्वल टू ma से सॉल्व करते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग इन एलिवेटर में T माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो ये जो ma है यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हैं कि ये नेट कंडीशंस के साथ चल रहा है, नॉट विद द टोटल कंडीशंस। तो रिमेंबर दैट F इज इक्वल टू ma इज ऑलवेज द नेट फोर्स। अब फोर्स, जिसे हमने कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता फोर्स की, तो फोर्स की डेफिनेशन ये है कि इट इज एन एजेंसी व्हिच टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन का मतलब है कि या ये स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने जा रही है या ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने जा रही। फोर्स न्यूटन्स में मेजर होती, बेस यूनिट्स में किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। CGS यूनिट, स्मॉलर यूनिट, ये 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर यूज होगा। और रिलेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। अगेन द रिलेशन इज हियर। इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन 2 बॉडीज देन, अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि सूरज और जमीन दोनों का मास तो डिफरेंट है, दोनों का साइज भी डिफरेंट है, लेकिन एक और चीज कि जमीन सूरज के गिर्द घूम भी रही है, इन दोनों के दरमियान एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सवाल ये पूछा जाए कि सूरज और जमीन में से ज्यादा फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है। अब अपेरेंटली अगर आप इसका आंसर सोचेंगे तो आपको यूं लगेगा कि इसका आंसर है सन, लेकिन ग्रेविटी एक म्यूचुअल फोर्स है जो जमीन और सूरज दोनों के मास के प्रोडक्ट की वजह से, यानी ये फोर्स तब प्रोड्यूस होती है जब m1 m2 से मल्टीप्लाई हो, और प्रोडक्ट के बाद इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की कोई लॉजिक नहीं बनती। फिर सूरज भी उतनी ही फोर्स लगा रहा है जितनी जमीन, लेकिन ये चीज सरप्राइजिंग है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि सूरज भी उतनी ही फोर्स लगा रहा है जितनी जमीन लगा रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल या प्रोपोर्शनल या इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस है, ये यही है कि दोनों बॉडीज के दरमियान फोर्स इक्वल है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो बॉडीज पर सेम फोर्स अप्लाई होगी तो m1a1 या यूं कह लें F1 इज इक्वल टू F2, फिर m1a1 इज इक्वल टू m2a2, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इनवर्स रिलेशन बन रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू m1/m2। सो लिसन के ma1 by a2 is equal to m2 by m1 इनवर्स रिलेशन।
अब इनवर्स रिलेशन में देखेंगे, लेट्स से ये मास ऑफ सन है तो ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसमें जो एक्सेलरेशन है वो बहुत माइनर है। मास ऑफ अर्थ बहुत कम है, इसीलिए उसमें जो अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसको और बेटर अंडरस्टैंड करना है तो लेट्स से कि आपकी बॉडी और ज़मीन के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक म्यूचुअल फोर्स है। जितनी फोर्स है ग्रेविटी आपको खींचेगी, उतनी ही फोर्स है आप भी ज़मीन को खींच रहे हैं, लेकिन ज़मीन आपकी तरफ क्यों नहीं आ रही, आप ही क्यों ज़मीन की तरफ जा रहे हैं? द आंसर इज द इनवर्स रेशियो ऑफ या इनवर्स रिलेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आपका मास कम है सो आप में एक्सेलरेशन ज़्यादा फील होगी, ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है इसलिए उसकी एक्सेलरेशन माइनर है। तो ये एक म्यूचुअल फोर्स का कॉन्सेप्ट है कि सूरज और ज़मीन के दरमियान फोर्सेस इक्वल है। बिग एंड स्मॉल चार्जेस के दरमियान फोर्सेस इक्वल होंगी क्योंकि वो भी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती। इसी तरह एक्सेलरेशन किस तरह प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन इज रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास। लास्टली हमारे पास है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स that for every action there is an equal and opposite reaction. Fa, force of action, is equal to negative of force of reaction. अब थर्ड लॉ में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी है समझना कि एक्शन एंड रिएक्शन कैन नेवर बैलेंस ईच अदर। देखिए बैलेंस के लिए जरूरी है कि एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस लगे, जबकि एक्शन रिएक्शन ये है कि एक दीवार पर अगर आप पंच जो है वो हिट करेंगे तो एक्शन एग्जर्ट होगा दीवार पर और रिएक्शन एग्जर्ट होगा पंच पे। ये दोनों फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही। ये इसी तरह है जैसे एक फोर्स दीवार को इस तरफ और एक फोर्स पंच को इस तरफ लेकर जाना चाहती है, तो इट विल नॉट बी अ बैलेंस केस। बैलेंस केस इज दिस कि एक ही बॉडी पर दोनों फोर्सेस का एग्जर्ट होना, सो एक्शन रिएक्शन कैन नेवर बैलेंस ईच अदर। एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट बैलेंस ईच अदर अगेन। फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर्स। तो एक्शन और रिएक्शन या न्यूटन थर्ड लॉ का एक और मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि नेचर में जितनी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो सब पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। हाउ इन पेयर्स? जैसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एग्जैक्ट रिएक्शन जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर, एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप पानी में तैर सकते हैं तो बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ हैंड एंड रिएक्शन ऑफ वाटर। लेकिन अपने आप को इसी स्टेट में अगर आप फ्री स्पेस में ले जाएं, आप जितने मर्जी हाथ पांव मार लें, आप 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकते। रीजन, स्पेस में कोई ऐसा एजेंट या ऐसी एजेंसी नहीं है जो आपके एक्शन को रिएक्शन में बदल सके। सो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अबाउट लॉज ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर में नेट फोर्स अभी कुछ देर पहले भी मैंने डिस्कस की कि नेट फोर्स आती है डिफरेंस से और टोटल फोर्स आती है सम से। सो नेट फोर्स है 10 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो 5 न्यूटन विल बी द राइट आंसर। व्हाइल शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर व्हाट काइंड ऑफ फोर्स डू वी एक्सर्ट। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि फोर्सेस का जो ओरिजिन है या डेली लाइफ में आप चलते हैं तो उसका असल माखज़ क्या है, आप हाथ में लाते हैं तो उसका असल माखज़ क्या है, नॉर्मल फोर्स है या एटॉमिक फोर्सेस हैं। तो इन सब फोर्सेस का मेन ओरिजिन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही है। टेंशन, अब टेंशन भी क्या है? टेंशन में आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज होता है और वो डिस्टेंस दोबारा से रिकॉइल होगा तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्सेस, नॉर्मल, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, बायंसी, all the forces have one single origin and that is electromagnetic force. So whenever you shake hand with one another, so it is possible because of the friction, and friction is actually the electromagnetic force. What is the total force? Again, the sum of the forces on an object is called total force. The answer is 15 Newton. Reluctance of an object to change its state of rest or motion, reluctance या resistance, that is inertia. So right answer is D. Action and reaction, forces refer to Newton's third law of motion. Must act upon the same body? No. Must act upon different body? Yes.
need not to be equal in magnitude, must have the same line of action, have to be equal in magnitude. That's हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज Wrong option. Must be equal in magnitude but need not to have same line of action. देखिए एक्शन और रिएक्शन का इक्वल होना भी जरूरी है और सेम लाइन ऑफ एक्शन में होना भी जरूरी है। सो ओनली राइट ऑप्शन is they must act upon different bodies, according to which law of motion single unstable force cannot exist. Third law states that forces always come in pair. So third law is the law which resists the single existence of force. Newton first law of motion gives the definition of it's the force कि state of rest को change करना है तो भी force, state of motion को change करना है तो भी you require force. Third law of motion explains the existence of pair of forces. When a bus suddenly takes turn, the passengers are thrown outward because of their inertia of motion कि वो अपना straight line motion continue करना चाहते हैं। A person sitting in an open car moving at constant velocity throws a ball vertically up into the air. एक शख्स एक कार में बैठा हुआ जो कार मूव कर रही है एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करता है। अब अपवर्ड थ्रो करने के बाद पूछा गया है कि द बॉल फॉल आउटसाइड द कार। नो, जितना पर्सन के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है उतना ही बॉल के पास भी है। इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन, वो कार में गिरेगी और पर्सन से आगे जाकर? नो, दोनों का इनर्शिया ऑफ मोशन सेम है। तो इन द कार द साइड ऑफ द पर्सन या किसी साइड पे जाके गिरेगी? अगेन द आंसर इज नो। The ball will fall exactly in the hand which threw it up. क्यों? दोनों सेम क्वांटिटी ऑफ मोशन रखते हैं, तो जब वो शख्स उसे ऊपर उछालेगा बॉल स्ट्रेट राइटवर्ड उसके हाथों में वापस आएगी। That's all about the laws of motion. Thank you.